हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आज आपकी क्लास बेसिक इंग्लिश ग्रामर से होने वाली है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर आज इस पर हम एकदम बेस पॉइंट एकदम जीरो लेवल से बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से बात करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत हम कहाँ से कर सकते हैं और किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर का टाइटल लिखा हुआ है, थंबनेल पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम इंग्लिश में। अगर हमें जरूरत पड़ जाती है तो सबसे पहले सेंटेंस की जरूरत पड़ जाती है, वर्ड की जरूरत पड़ जाती है, लेटर की जरूरत पड़ जाती है, क्लॉज की जरूरत पड़ जाती है। तो हमें सबसे पहले बहुत बेसिक चीज़ इतनी क्लास 10 और 12 की क्लास है, तो सबसे पहले हम सेंटेंस से स्टार्टिंग करते हैं। सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस किसको पता है। सेंटेंस अगर नहीं पता है तो मैं डेफिनेशन सही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहली हेडिंग मैंने बनाया सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में हम कह सकते हैं वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। और जैसे कि आप हिंदी की क्लास में पढ़े हैं, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य होता भैया दो या दो से ज्यादा शब्दों का मेल ही वाक्य कहलाता है। जब एक साथ दो या दो से ज्यादा शब्द मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं वाक्य। तो इंग्लिश में सेंटेंस उसी को कहते हैं। तो पहले एक बार मैं सेंटेंस की इंग्लिश में डेफिनेशन लिखता हूँ, उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन में आपको बताता हूँ। आ सेंटेंस is a group of words which makes a complete sentence is called sentence. सेंटेंस की डेफिनेशन आपके सामने लिखी गई है। आ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस की डेफिनेशन में बताया भी गया है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह। ग्रुप का मतलब होता है समूह। आ सेंटेंस मींस वाक्य। वाक्य क्या है? शब्दों का समूह है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर शर्त एक रख देता है कि व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कहने का मतलब जो पूरा पूरा अर्थ देता हो, पूरा पूरा अर्थ प्रकट करता हो। शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करता हो, पूरा पूरा सेंस देता हो, उसी को हम वाक्य कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल देकर हम समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल मेरे सामने एक है, राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इसको हम देखेंगे कि अगर हमारा एग्जाम्पल राम गोज टू स्कूल है, जिसमें हमारा सबसे पहले राम जो है सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, टेंस के साथ, तो बात की बात है। लेकिन हमें सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए सेंटेंस के निर्माण करने। सेंटेंस का निर्माण अगर होना है तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें जरूरी होती है। ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ गुरु जी ने पढ़ा दिया कि जैसे हिंदी में सेंटेंस लिखते हैं, वर्ड आता है, इसको बोलते हैं सेंटेंस है। इंग्लिश बताते हैं ही गोज। ही गोज तो इंग्लिश ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम का सेंटेंस नहीं बच्चा, बल्कि क्लाउज होता है। एक कोई सेंटेंस नहीं बल्कि क्लाउज होता है। क्लास का मतलब होता है जैसे एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट नाम की वहां पर कोई चीज नहीं होती, उसको हम कहते हैं क्लॉज। कहने का मतलब जहां पर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आपको मिले, वहां पर हम क्लॉज कह सकते हैं। दुनिया का कोई भी क्लॉज सेंटेंस नहीं बन सकता। दुनिया का कोई भी क्लॉज सेंटेंस नहीं बन सकता। दुनिया का कोई भी सेंटेंस क्लॉज बन सकता है। एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब अगर मैंने कहा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों क्रमानुसार अपने सुटेबल ढंग से, सुटेबल तरीके से अगर आएंगे, तो उसको हम सेंटेंस का नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसी एग्जांपल को लिख दिया, गोज को पहले लिख दिया, राम को बाद में लिख दिया, टू स्कूल को लास्ट में लिख दिया, तो ये भी एक सेंटेंस ही कहलाएगा। लेकिन ये सेंटेंस इसलिए नहीं हम इसको कह सकते क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा ठीक नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों का एग्रीमेंट, तीनों का सुटेबल ढंग से यूज करना जो हमारा होता है, वो यूज नहीं किया गया है। कहने का मतलब सब्जेक्ट आगे नहीं, वर्ब को आगे कर दिया, सब्जेक्ट को उसके बाद कर दिया, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। देखने में तो शब्दों का समूह ही है, लेकिन शब्दों के समूह के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है, कंडीशन क्या रहती है कि वो हमारा पूरा पूरा अर्थ भी देता हो, तभी हम उसको सेंटेंस कह सकते हैं। चलिए गाइस, इसको नोट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है कि सेंटेंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एक क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी कहते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का भी क्वेश्चन पूछता है।
हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जब कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, काइंड करके पूछे तो काइंड में जवाब देना, टाइप करके पूछे तो टाइप में जवाब देना। जब पार्ट की बात करें, कभी कभी सेंटेंस का पार्ट पूछ लेता है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जब कभी अगर सेंटेंस के पार्ट की बात करें क्वेश्चन में, तो सेंटेंस के हमेशा दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट? दो पार्ट। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के दो भाग होते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट की क्लास डिटेल में आपको मिल चुकी है, आप जाकर वीडियो के बारे में देखेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर वहां से आप चेक कर सकते हैं। सब्जेक्ट डूअर, नॉन डूअर, डूअर नॉन डूअर भी हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग भी हो सकता है। इस बात को मैंने एक बार फोकस किया, लिविंग नॉन लिविंग सब्जेक्ट हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि काम करने वाला ही सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है, नॉन डूअर भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फोकस करने वाले हैं, जैसे भी एग्जाम्पल मैंने इसके पहले लिखा था, राम गोस की स्कूल। एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा था? राम गोस की स्कूल। कोई भी सेंटेंस होगा, अगर उसके सेंटेंस के मतलब उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को अगर हम पहचान गए, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर काम यही कर रहा है ना, सब्जेक्ट इसको मान लेते हैं। बाकी सब्जेक्ट क्या हो, जितना भी मैटर पूरा सेंटेंस में बचता है वो हमारा पूरा प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? प्रेडिकेट। सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जितना भी मैटर बचता है सबका सब प्रेडिकेट होता है मेरे दोस्त। अब प्रेडिकेट की क्लास गहराई में और जाएंगे तो बताएंगे वहाँ पर कितने सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, वो तो बात की बात है, वो आगे अपनी क्लास होगी। जब गहराई से क्लास लंबी क्लास होगी तो वहाँ पर आपको सीखने को मिल जाएगा। तो मेन पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन कहा जाएगा भाई हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो जवाब देना दे रहा है 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कौन कौन? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का, या फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का। अगर क्वेश्चन किया हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस या फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो उसका जवाब देना है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आंसर में क्या दोगे बच्चा? 5 टाइप्स। सेंटेंस कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पांचों का नाम लिखते हैं, एक बार उसको एक्सप्लेन करते हैं। बाकी अगर डेफिनेशन इसकी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम उसको डेफिनेशन उसका देने का प्रयास करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस मैंने कहा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर सेंटेंस आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। दूसरे नंबर पर आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरे नंबर पर आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथे नंबर पर आता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। पांचवें नंबर पर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक बार आप पूरा नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आपको उसके हिंदी सहित आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल से, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पांचों का नाम लिखिए इंग्लिश में स्पेलिंग सहित। यहाँ पर सेंटेंस की पूरी स्पेलिंग ले लीजिएगा, उसको लिख लेना, तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का कहने का मतलब होता है साधारण बात। असर्टिव कहने का मतलब होता है साधारण। जैसे हम पढ़े हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, आप कोई भी टेंस पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर 2 चीजें मिली। एक अफर्मेटिव नाम मिला था, अफर्मेटिव, जिसको पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं, पॉजिटिव। एक मिला था निगेटिव। कहने का मतलब अफर्मेटिव निगेटिव जो था वो असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट था, असर्टिव सेंटेंस का ही भाग था। कहने का मतलब निगेटिव उसी के अंतर्गत आएंगे, अफर्मेटिव भी आएंगे। जैसे मैंने हिंदी में कहा वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। एग्जांपल जैसे मैंने इसका कहा, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो नेगेटिव में मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। He goes to school, he does not go to school. I am a teacher, I am not teacher. इस प्रकार से हम जैसे सिंपल सेंटेंस को हम बोल दिए। कहने का मतलब असर्टिव का मतलब होता है, असर्टिव साधारण बात जिसको हम कहते हैं, और अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक बात, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक बात, जिसमें विकार वाला सेंस आएगा, जिसे नहीं का सेंस आ जाएगा। He goes to school, he does not go to school। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव जिसको कहते हैं और नेगेटिव को हम समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नसूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक किसे कहते हैं? जिससे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए। तो प्रश्नवाचक सेंटेंस, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड होते हैं। कहने का मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का सेंटेंस बनाता है, एक सिंगल इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा, जिसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। कहने का मतलब जैसे मैंने कहा क्या तुम स्कूल जाते हो, अगर जाते हो तो यस, तो नहीं, नो, जवाब दोगे यस और नो। ठीक है, तो या फिर दूसरे क्वेश्चन को मैंने कह दिया, एक क्वेश्चन होगा जो क्या से स्टार्ट होगा, एक क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन वर्ड को बीच में लेगा। जब किसी भी सेंटेंस, किसी भी टेंस का सेंटेंस जब क्या से स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस में क्या इंग्लिश नहीं लिखते। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है उस क्वेश्चन वर्ड के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो कुछ भी आता है सेंटेंस के अनुसार उसके बाद लिखते हैं। तो कहने का मतलब इंटरप्रेटिव सेंटेंस हमारा दो प्रकार से होगा, एक सिंगल, एक डब्ल्यूएच टाइप, एक डब्ल्यूएच टाइप, एक सिंगल। क्लियर, एक सिंगल इंटरप्रेटिव, एक डब्ल्यूएच टाइप। जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया, डू यू नो मी, डू यू नो, क्या तुम मुझे जानते हो। इंटरप्रेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है, क्वेश्चन मार्क से ही इसकी पहचान होती है। क्वेश्चन वर्ड इसमें है तो इंटरप्रेटिव सेंटेंस है। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, या फिर इसी सेंटेंस को मैंने कह दिया व्हाई, या फिर हाउ डू यू नो मी, मैंने कह दिया हाउ डू यू नो मी, हाउ डू यू नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो। डू यू नो मी हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिया जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होने वाला था, जब बीच में क्वेश्चन वर्ड था तो उसके लिए सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाकर सब्जेक्ट लगाया। डू यू नो मी, हाउ डू यू नो मी, दोनों हमारे सेंटेंस है। पहला वाला सिंगल इंटरोगेटिव है, दूसरा वाला डब्ल्यूएच टाइप इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चर्चा करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव का मतलब होता है आज्ञासूचक वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिससे या तो किसी को हमें परमिशन देनी हो, किसी से आज्ञा लेनी हो, किसी को कमांड करना हो, किसी को सुझाव देना हो, इस प्रकार का सेंटेंस, किसी से रिक्वेस्ट करना हो। जैसे सिंपल सेंटेंस में दो एक एग्जांपल इसका देता हूँ। जैसे मैंने कहा गो देयर, क्या गो देयर, कम हियर, कम हियर, ये सब सेंटेंस हमारे इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। या फिर एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है इंपरेटिव सेंटेंस का, गिवन प्लस अदर वर्ड, गिवन प्लस अदर वर्ड। देखो यहाँ पर गिवन लगा है, जैसे मैंने कहा सर द डोर, ओपन द डोर, ओपन योर माउथ। ठीक है, तो इस प्रकार का सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य, जिससे ऐसा सेंटेंस जिससे हम इच्छा प्रकट करते हैं। इच्छा प्रकट करने का मतलब होता है इच्छा जताते हैं। जैसे मैंने कहा ना, तो ये भी कह दिया गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, तो उसका जवाब हम देते हैं गॉड ब्लेस यू, यू बी राउंड, कुछ ऐसे जवाब देते हैं उस प्रकार से। कहने का मतलब वो अपनी इच्छा जताएगा अपने इंग्लिश के वर्ड में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे मेन विल राउंड, मेन विल राउंड, एंड आई विल लंबी होता जो कहते हैं गॉड ब्लेस यू, कहते हैं गॉड ब्लेस यू। इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। लास्ट और अंतिम हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है जिसमें सूचक है, जिसमें आदि बोधक। ऐसा सेंटेंस होगा जो कि या तो यथायथ खुशी उत्पन्न करेगा, सरप्राइज देगा, दुख प्रकट कर देगा, मतलब कि अचानक कुछ भी देगा, एक्सप्रेस फीलिंग देगा। कहने का मतलब अचानक से फीलिंग देता है। जैसे एग्जांपल में मैंने कहा, एक सेंटेंस मैंने कहा हुर्रा, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी नहीं होता, कुछ वर्ड होते हैं जो कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं। जब कभी भी कोई भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड किसी भी सेंटेंस से अटैच होता है तो पूरा सेंटेंस जो बनता है उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी वर्ड जब किसी सेंटेंस से मिला, जैसे कहा हुर्रा, आई हैव ऑन द मैच, क्या कहा, आई हैव ऑन द मैच। कहने का मतलब हुर्रा, आई हैव ऑन द मैच, कहने का मतलब यहाँ पर जो हुर्रा है ये एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, और एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद एक साइन लगता है, सिंबल लगता है, एक लाइन उसके नीचे बिंदु, जिसको कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जब वर्ड के बगल मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाए तो उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे, तो पूरा सेंटेंस एक सेंटेंस बनेगा, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे बहुत सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं, जैसे हुर्रा हो गया, कैलाश हो गया, हाय हो गया, और जैसे बोलते हैं ना बहुत सारे, रियली हो गया। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड हैं जो कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसको अच्छे से देखें तो आपको गारंटी समझ में आएगा। आपकी क्लास
जो कि होने वाली है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। अभी शुरुआत हो रही है बोर्ड एग्जाम क्लास 10 और 12 के लिए इंग्लिश की क्लास होने वाली है। पूरा एग्जाम प्रिपरेशन 4 महीने के अंदर करवाया जाएगा और क्वेश्चन आंसर से लेकर पूरा ग्रामर पोर्शन तक आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।